Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. In last lecture, we studied about the census, public health, like they used to take Baba proper treatment के लिए like hospitals were set up at important places and for both plants, animals and human beings. And there were nurses, surgical tools, skilled person and to detect the poison वगैरह निकालने के लिए हॉस्पिटल्स में सब लोग रहते थे. एंड अगर फॉरेनर कोई आता था तो उसको भी अच्छे से ट्रीटमेंट देते थे एंड इफ ही डाइज देन रिस्पेक्टफुली उसका दे यूज्ड टू बरी हिम. देन रेवेन्यू सिस्टम में यानी क्या था, उधर चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, लैंड टैक्स, इरिगेशन, इन सब पे लोग टैक्स करते थे. और एक्सपेंडिचर्स उनके क्या थे, लाइक बिल्डिंग, पब्लिक सेरेमनी, टेम्पल्स, ये सारे उनके एक्सपेंडिचर्स थे. लाइक टैक्सेशन सिस्टम भी था अच्छे से और टैक्सेशन सिस्टम वुड बी कैरिड आउट वेरी प्रॉपरली. लाइक स्ट्रिक्टली यू आर सपोज टू पे द टैक्स, और टैक्स नहीं दिया अच्छे से देन यू वुड बी पनिश्ड. देन द 10th point was the expenditure. Money thus obtained was largely spent on the maintenance of and keep of the king, his palace, the royal members and other paraphernalia. See, जो भी मनी आता था उनके पास, अभी इतना बड़ा एम्पायर है आपका तो क्या है, आपका उतना मेंटेनेंस भी तो चाहिए. और ये जो अशोका जिस महल में रहता था वो सबसे बड़ा महल था, बहुत सारे पूल्स थे, पॉन्ड्स थे, गार्डन्स थे उसके महल में, तो उतना मेंटेनेंस भी चाहिए था ना. तो इतना ज़्यादा जो पैसा कलेक्ट करते हैं इट यूज टू बी स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस और किंग के पैलेस के लिए, और जो रॉयल मेंबर्स रहते थे उनकी शान बनाने के लिए, सबके लिए पैसा लगता था. ये सारे उनके एक्सपेंडिचर लेते थे. A large expense was incurred on the salary of army personnel and government officers and on the allowance and gifts given to the artisans and the needy. See, large expenses, बहुत ज़्यादा पैसा जाता था उसकी सैलरी ऑफ आर्मी पर्सनल. आर्मी पे बहुत ज़्यादा सैलरी वगैरह जाता था. आर्मी पे बहुत ज़्यादा पैसा क्यों, क्योंकि आर्मी में कितने सोल्जर्स थे, 6 लाख सोल्जर्स थे आर्मी में, 9,000 एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस, क्लेवरीज, ये सारे अलग, इतना ज़्यादा उसका आर्मी का एक्सपेंस था. तो इन सब लोगों को सैलरी देना बहुत ज़रूरी था, राइट. तो इमेजिन ना 6 लाख सोल्जर का सैलरी यानी हर मंथ कितना रहेगा उसके पास, कितना उसको देना पड़ेगा. सी, लार्ज एक्सपेंसेस वॉज स्पेंड ऑन द सैलरी ऑफ आर्मी पर्सनल. और ये जो आर्मी के लोग थे उनके घर वालों से लोग टैक्स भी नहीं लेते थे, मतलब सोचो. और अदर गवर्नमेंट ऑफिसर से उनको भी सैलरी देनी पड़ती थी. गवर्नमेंट ऑफिसर तो कितने डिपार्टमेंट्स थे, हर डिपार्टमेंट में 5 मेंबर्स थे, स्पाइस थे, एजेंट्स थे, ये सारे गवर्नमेंट के लिए काम करते थे. तो इन सब की सैलरी का ध्यान रखना पड़ता था और टाइम टू टाइम पेमेंट देना पड़ता था. जो आज भी चलता है वो उस वक्त भी था. एंड ऑन द अलाउंस एंड गिफ्ट्स गिवन टू द आर्टिसंस एंड द नीडी. और क्या है, अलाउंस और गिफ्ट्स भी दिया जाता था टू द आर्टिसंस एंड द नीडी पीपल. मतलब जो गरीब लोग रहते थे, जो आर्टिस्ट लोग लेते थे, उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे. और बहुत अच्छा कुछ आर्टिस्टिक काम किया, बहुत अच्छा कुछ किया तो क्या देते थे, उसको गिफ्ट्स वगैरह दिया जाता था. और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी यूज्ड टू गिव द गिफ्ट्स एंड अलाउंसेस. Public Welfare Act such as the construction of road, hospital for human beings and animals, rest house, temples, educational institutions, canals, wells, etc. were given priority. See, लोगों की भलाई के लिए क्या करते थे वो लोग, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करते थे, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करते थे, रेस्ट हाउस, टेम्पल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैनल्स, वेल्स, इन सबको प्रायोरिटी दी जाती थी. क्यों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें? सी, अगर रोड अच्छे रहे तो क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब अच्छे से रहेगा, राइट. क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन दे यूज्ड टू डू बाय द बुलक कार्ट से वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते थे. गाड़ियाँ वगैरह इतनी नहीं थी, बट बुलक कार्ट से वगैरह ट्रांसपोर्टेशन चाहिए रहता था. हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स दोनों के लिए क्यों बनाते थे हॉस्पिटल्स. एनिमल्स को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया था, क्योंकि उस वक्त एनिमल्स ही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था. विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स ही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चलता था.
हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट्स, यही सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। इसलिए उस वक्त क्या था, एनिमल्स को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था, इसलिए एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल्स थे अलग से। रेस्ट हाउसेस थे। अभी लॉन्ग रूट रहता था, कहीं पर भी जाना हो, यू आर सपोज टू यूज़ दिस व्हीकल्स, जो भी आप लेके जाते हो, तो एक रेस्ट हाउस तो चाहिए ना। तो मेजर सिटीज़ में मेजर जगह पे क्या था, देयर वर रेस्ट हाउस थे, धर्मशाला थे, और यहाँ पे खाने पीने का सामान आपको एकदम रिजनेबल रेट में मिलता था। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अभी गुरुकुल वगैरह बोलते हैं ना, दैट्स ऑल, दिस इज़ नथिंग बट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कैनल्स, वेल्स, इन सबको प्रायोरिटी दी जा रही थी। क्यों? अगर कैनल्स, वेल्स सब अच्छे से रहेंगे तो क्या है, पानी अच्छे से लोगों को मिलेगा, तो एग्रीकल्चर अच्छे से होगा, राइट, एंड एवरीथिंग वुड गो ऑन स्मूथ वे। सो इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती थी उस वक्त। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द feudatory states. A number of conquered states were left more or less autonomous on the feudatory basis. See, a number of conquered states were left more or less autonomous. See, बहुत से स्टेट उसने अशोका ने कॉन्कर किए थे, राइट, बट जो स्टेट्स, कुछ स्टेट्स को क्या कर दिया उसने, ऑटोनॉमस कर दिया ऑन अ फेडरेटरी बेसिस। फेडरेटरी बेसिस यानी क्या, वो क्या बोलता था, तो मेरे ही अंडर रहोगे, राइट, ये मेरा ही इलाका है, बस इफ़ यू वांट यू रूल, बट मुझे साल का इतना इतना अमाउंट चाहिए, राइट, और जो पॉलिसी है वो तुमको भी कुछ उनके लिए भी थोड़ी सी अलग पॉलिसी बना देते थे। सो अ नंबर ऑफ कॉन्कर्ड स्टेट्स were left more or less autonomous on a feudatory basis. The term Sangha, used by Kautilya for Saurashtra, Kamboja and some clans in the Punjab, conformed to this non-monarchical self-governing state. The term Sangha, used by Kautilya, ये जो टर्म संघा है जो कौटल्या ने यूज़ किया है फॉर सौराष्ट्र, खम्बोजा एंड सम अदर चांस, लाइक कुछ पंजाब का इलाका है, वो लोग क्या थे, दे यूज्ड टू डू द सेल्फ गवर्निंग, वो लोग अपना स्टेट खुद चलाते थे। Alongside monarchies, there existed republican formations called Sanglans and Gans. See, alongside monarchies थे, and there existed republican formations called Sanglans and Ganas. Some distinctive feature of this political organization were absence of autocratic laws, election of the elder and the head, extension of democracy or oligarchy form of government, considerable influence of the council of elders etc. See, अभी यहाँ पे जो ऑटोनॉमस स्टेट फॉर्म हुए हैं उनके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स बोले हैं, उनके फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात की है, लाइक कि बाबा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेर एब्सेंस ऑफ ऑटोक्रेटिक लॉ। सी, ऑटोक्रेटिक लॉ के हिसाब से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं था पे, एक एल्डर मेंबर को इलेक्ट करते थे एंड वही हेड होता था, जो सबसे एल्डर मेंबर रहेगा वो ही वुड बी द हेड, और फिर या तो ओलिगोची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते थे या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक, और दे वर कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस ऑफ द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनका ही इन्फ्लुएंस रहेगा, दे विल टेक केयर कि बाबा सारे वो जो बोलेंगे वैसा होगा, लाइक जो हेड रहेंगे, जो बड़े बुजुर्ग लोग रहेंगे वो जो बोलेंगे वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, the suppression of crimes and the maintenance of law and order were the foremost duty of the king. See, according to Kautilya क्या है, the suppression of crime and maintenance of law and order was the foremost duty of the king. अब ये किंग का ही ड्यूटी था कि बाबा क्राइम कोई ना करे, अगर क्राइम की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी, तो प्रॉपर क्राइम को रोकना है, और देयर शुड बी अ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली चाहिए, और प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सब फॉर्म करने का ड्यूटी किसका था, ये किंग का जिम्मेदारी था। ही हैज़ कॉल्ड दिस एंटी सोशल एलिमेंट्स एज कंटकास और थॉर्न्स इन द बॉडी पॉलिटिक्स ऑफ द एम्पायर। सी, ही हैज़ कॉल्ड दिस एंटी सोशल एलिमेंट्स एज
कंटकास और थॉर्न्स इन द बॉडी पॉलिटिक ऑफ द एम्पायर। अभी ये जो एंटी सोशल एलिमेंट है उसको वो कंटकास और थॉर्न इन द बॉडी पॉलिटिक ऑफ द एम्पायर बोला है। द वेडिंग आउट ऑफ दिस थॉर्न कंटक का शोधना, दैट इज सस्पेंशन ऑफ क्राइम एंड अदर एंटी सोशल एलिमेंट्स वॉज अ बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेट। ये क्राइम को रोकना और क्राइम को रोकने के लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स निकालना, दिस वॉज द फंक्शन ऑफ द स्टेट। द अर्थशास्त्र डिवोट्स द एंटायर फोर्थ बुक ऑन टू दिस टॉपिक। सी, अर्थशास्त्र में क्या किया है, जो फोर्थ टॉपिक है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस क्राइम एंड ऑल। वो क्राइम पे सारा डिपेंड है, लाइक क्राइम के बारे में उस पर सब कुछ लिखा है। द जनरल कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड देन प्रिवेलिंग इन द कंट्री एज अ होल वॉज वेरी गुड। सी, द जनरल कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, देन द जनरल कंडीशंस, जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेल करती है वो बहुत अच्छा था उस वक्त। मैगेस्थनी हैज़ कमेंटेड दैट देयर वॉज रेयरिटी ऑफ लॉ सूट्स अमंग इंडियंस। सी, मैगेस्थनी से ये अपने को पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉज वगैरह थे और वो एज पर इंडियंस ही थे। दे वर नॉट लिटिक्यूअस, मतलब ये जो लॉज जो बनाए थे वो सच में अच्छे थे, कुछ भी आलतू फालतू बकवास से लॉज नहीं बनाए थे। Witnesses and seals are unnecessary when a man makes deposed। witnesses और seals ये सारे क्या है, ये सब गलत चीज़ें मानी जाएगी अगर इंसान गलत रहा तो। Their houses are unguarded, उस वक्त लोगों के हाउसेस क्या रहते थे, अनगार्डेड रहते थे। A general sense of law and order was however consistent with and perhaps maintained by the several penal code। A general sense of law and order was however, एक लॉ एंड ऑर्डर का एक सेंस रहता था और ये प्रॉपर मेंटेन करना था विद सर्वर पीनल कोड। द परदेशिका वेर द प्रिंसिपल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। परदेशिका कौन थे, ही वॉज द प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर whose duty was to investigate the crime committed in the region within their jurisdiction। सी, अगर आपके एरिया में चोरी होती है या कुछ क्राइम होता है तो जो सबसे पास में जो पुलिस स्टेशन है उधर आप जाओगे ना, और फिर पुलिस वाला बोलेगा आपका केस मेरी एरिया में नहीं आता, आपका केस ये एरिया में आता है, राइट। क्योंकि पुलिस वालों का भी एक स्टेशन, जहाँ पे भी पुलिस स्टेशन रहता है उसका एक लिमिट रहता है ना कि ये एरिया सेफगार्ड करना आपका काम है एंड ऑल। तो उस वक्त भी ऐसा ही था, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसका ड्यूटी था जिसने भी क्राइम किया उसका इन्वेस्टिगेट करना उस एरिया में सारा। ऑल क्राइम्स वे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड एंड अ ग्रेट एम्फसाइज वॉज प्लेस्ड ऑन द थरोनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन द केस ऑफ मेजर क्राइम। ऑल क्राइम्स वे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड, सारे क्राइम्स के हैं प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किए जाते थे और एम्फसाइज दिया जाता था ऑन द प्लेस ऑफ लाइक इन्वेस्टिगेशन। कितने मेजर केसेस में भी, मेजर क्राइम में भी ये इन्वेस्टिगेशन को बहुत इम्पोर्टेंस था उसको। नेक्स्ट पॉइंट इज द जस्टिस। द किंग वॉज द हेड ऑफ जस्टिस, द फाउंडेशन ऑफ लॉ एंड ऑल मैटर्स ऑफ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस वर डिसाइडेड बाय हिम। द किंग क्या था, द किंग वॉज द हेड ऑफ जस्टिस, द फाउंटेन हेड ऑफ लॉ एंड ऑल मैटर्स ऑफ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस वर डिसाइडेड बाय हिम। अभी यहाँ पे क्या है, सारे अभी लॉ ऑर्डर ये सब किंग का काम है और जस्टिस, सबसे बड़ा जस्टिस आपको किंग ही दे सकता है। देयर वर स्पेशल कोड इन द सिटीज़ एंड विलेजेस प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रादेशिका, महामंत्रास एंड राजुकास। सी, वहाँ पे क्या था, देयर वर स्पेशल कोड्स इन द सिटीज़। सी, कोड देयर वर स्पेशल कोड्स थे इन द सिटीज़ में, विलेज के पास भी थे और ये सब इसके रिपोर्ट्स किसके पास रहते थे, प्रदेशिका, पुलिस स्टेशन, महामंत्रास एंड राजुका, इधर आसपास ही एक कोर्ट भी रहता था। देयर वेर 2 काइंड्स ऑफ कोर्ट, धर्मस्थया डीलिंग विद सिविल मैटर्स एंड कंटका शोधना डीलिंग केसेस ऑफ अ क्राइम नेचर। सी, देयर वेर 2 काइंड्स ऑफ कोर्ट्स। अभी यहाँ पे क्या बोला है, 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं, दैट इज़ द धर्मस्थया जो डील करता है क्राइम मैटर्स पे,
एंड कंटका शोधना इट डील्स विद द क्राइम नेचर, मतलब एक सिविल कोड और एक क्रिमिनल कोड। जैसे अपने यहाँ पे भी आज है, अपने यहाँ पे भी 2 कोड देखते हो ना आप, आपके कोई भी किधर भी जाओ आपको 2 कोड मिलेंगे, एक सिविल कोड रहता है, एक क्रिमिनल कोड रहता है। उस वक्त भी ऐसे ही 2 कोड थे। इन ऑल इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड हेडक्वार्टर्स एट लीस्ट 1 कोड एंड 1 पुलिस हेड वॉज सेटअप। अभी जो मेजर सिटीज़ थे, हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे क्या थे, हेडक्वार्टर्स थे, और उसमें क्या थे, एटलीस्ट एक बड़ा कोर्ट रहेगा और एक 1 पुलिस हेड ऑफिस भी रहेगा, मतलब पुलिस लोगों के लिए एक हेड ऑफिस भी वहाँ पे सेट किया होगा। पेटी केसेस इन द विलेजेस वे सेटल्ड बाय द विलेज एल्डर्स इन द पंचायत। छोटे छोटे केसेस जो थे विलेजेस में, जो छोटे मोटे केसेस होते हैं वो कौन सेटल करता है, विलेज में ही लोग सेटल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पंचायत। अब पंचायत के बारे में अपन ने पहले लेक्चर्स में वगैरह पढ़ा था, सो यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पंचायत एंड ऑल। तो उस वक्त पंचायत प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द विलेजेस। हाँ, बहुत से मैटर पंचायत ही खुद सॉल्व कर देती, तो किन के पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इन सिविल केसेस द हिंदू कोड ऑफ लॉ as investigated in the Shastras was administrated. In civil cases क्या है, the Hindu code of law as investigated in the Shastras was administrated. In civil, बहुत से civil cases में क्या था, जो हिंदू कोड ऑफ लॉ है that is the Shastras and was administrated, वो यूज़ किया जाता था। The evidence of respectable persons was revealed upon. अगर मैं एविडेंस के बारे में कुछ बोलूँ, मैं बोलूँ कि नहीं बाबा इसने क्राइम किया है, अगर मैं बहुत ज़्यादा एल्डर हूँ, बुजुर्ग लोग हूँ और मैं ऐसे कुछ बोलती हूँ तो वो सच में सुन भी लेते थे और मान भी लेते थे। पनिशमेंट वॉज वेरी सीवियर इवन फॉर स्मॉल ऑफेंस लाइक इवेंशन ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस, गिविंग फॉल्स एविडेंस, कॉज्ड इंजरी टू आर्टिसंस, ऑर्डिनरी थीव्स एक्सेट्रा। सी, पनिशमेंट बहुत सीवियर रहती थी। फिर आप छोटा मोटा क्राइम क्यों ना करो, जैसे गवर्नमेंट में टैक्स के लिए गफला करना, गलत एविडेंस देना, किसी आर्टिसन को, गरीब को आप इंजोर्ड कर रहे हो, या छोटी मोटी चोरी कर ली आपने, तो भी आपको क्या था, पनिशमेंट वॉज वेरी सीवियर। इन सच केसेस द बॉडी वॉज मल्टीलेटेड। इन सच केसेस में क्या रहता था, बहुत बार बॉडी वॉज मल्टीलेटेड। देयर वर 18 काइंड्स ऑफ टॉर्चर्स इंक्लूडिंग 7 ऑफ वाइपिंग। 18 टॉर्चर अपन बोलते ना, फर्स्ट डिग्री पनिशमेंट दो, सेकेंड डिग्री पनिशमेंट दो, उस वक्त वैसे 18 काइंड्स ऑफ टॉर्चर करते थे वो लोग। द क्रिमिनल कोड वॉज वेरी हार्श एंड वॉज स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड। अगर आप क्रिमिनली कुछ क्राइम करो तो क्या है, क्रिमिनल कोड जो था वो बहुत हार्श था और स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था और बहुत स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता था। The underlying idea of this punishment was to set an example for others and to deter them from doing wrong. इतने हार्श, इतने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, ताकि लोग अभी जिनको पनिशमेंट मिली है बताए कि बाबा नहीं बाबा मैं गलत काम करूँगा तो मुझे ऐसी ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। उसको मिली थी ना ऐसी पनिशमेंट, अपन बोलते हैं ना, तो अपन वो गलत काम कभी करने की सोचेंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं, और सब कुछ एवरीथिंग विल गो ऑन स्मूथली, no one will dare to do the wrong things. There were different kinds of prisons for different criminals and detailed rules were prescribed for the jailers and jailed. See, अभी उस वक्त प्रिजन्स भी थे, अलग अलग क्राइम के लिए प्रिजन्स थे और हर जगह रूल अलग थे। लाइक जेलर के लिए रूल अलग था और जो जेल्ड में है, जेल में जो लोग हैं उनके लिए रूल अलग है। मैगस्थनी इज ऑल प्रेज फॉर द मौर्यस लॉ एंड ऑर्डर। मैगस्थनी में क्या है, कि मौर्यस के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए बहुत प्रेस किया है। ही रिकॉर्डेड दैट देयर वेर फ्यू क्राइम्स, मर्डर्स एंड थीव्स वेर ऑलमोस्ट अननोन। पीपल सेल्डम लॉक्ड देयर डोर्स एंड द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज गारंटेड बाय द स्टेट। ही रिकॉर्डेड, उस वक्त क्या रिकॉर्ड हुआ कि उस वक्त क्राइम्स बहुत कम होते थे। मर्डर करना, चोरी करना, ये सब तो लोगों को पता भी नहीं था। कितनी बार है ना, लोग अपना डोर भी लॉक नहीं करते थे और उनके ना उनकी लाइफ की परवाह है ना उनको प्रॉपर्टी की परवाह है, और क्योंकि मालूम है स्टेट इन सब की रक्षा कर लेगा और कोई चोरी वोरी ये सब काम नहीं करेगा, अगर किया तो उसको पनिशमेंट बहुत हार्श रहती थी।
तो उस वक्त क्राइम वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होता था, बहुत कम होता था, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर. So we'll wind up our lecture here today. In next lecture, we'll be studying the provisional administration. Thank you.